नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष गुप्ता। कल के वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि संविधान क्या होता है। तो किसी भी देश के लिए जो मौलिक विधि होती है, मौलिक नियम होते हैं, जो उस देश के शासन प्रशासन चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, वह नियम जिस बुक में लिखे जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। और संविधान हमें बताता है कि उस देश के जो विभिन्न संस्थाएं हैं और विभिन्न अंग हैं, उनके बीच में शक्ति का बंटवारा कैसे होगा, इसके अलावा राज्य और केंद्र के बीच में भी शक्ति का बंटवारा कैसे होगा। और संविधान उस देश के लिए सर्वोच्च विधि होता है, वैधानिक मान्यता प्राप्त दस्तावेज होता है। आज हम देखने वाले हैं संविधान के प्रकार कि दस्तावेज के आधार पर कितने प्रकार का होता है, संरचना के आधार पर कितने प्रकार का होता है, संशोधन के आधार पर देखेंगे और प्रकृति के आधार पर देखेंगे। तो हम देखते हैं दस्तावेज के स्वरूप के आधार पर कि लिखित संविधान होता है और अलिखित संविधान होता है। दस्तावेज के स्वरूप के आधार पर हम दो प्रकार से बांटते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। यह एक औपचारिक दस्तावेज होता है और यह एक अनौपचारिक दस्तावेज होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि संघ, राज्य और पंचायतों के नियम एक ही किताब में स्पष्ट रूप से संकलित होते हैं। और इसमें क्या है, किसी एक दस्तावेज नहीं होता है। मीन्स हम यह कह सकते हैं कि जो लिखित संविधान होता है उसमें सारे प्रावधान, चाहे वो केंद्र सरकार के हों, राज्य सरकार के हों या स्थानीय स्वशासन के हों, इसके अलावा जो उस देश की महत्वपूर्ण इकाइयां होती हैं, उनकी क्या शक्तियां हैं, क्या दायरा है, हर चीज एक ही बुक में संकलित होती है। जबकि अलिखित संविधान में ऐसी कोई एक निश्चित बुक नहीं होती है। मीन्स अलग अलग जगह पर वह कानून लिखे हुए होते हैं। इसको हम यह समझ सकते हैं, अलिखित का यह अर्थ नहीं है कि यह नियम मौखिक हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि वे परंपराओं, ऐतिहासिक कानूनों और अदालती फैसलों में बिखरे हुए हैं। मीन्स एक ही जगह पर वह संकलित नहीं है। इसके अलावा हम देखते हैं निर्माण प्रक्रिया, योजना और निर्माण। लिखित संविधान में क्या होता है कि योजनाबद्ध तरीके से एक संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। मीन्स इसके लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी और संविधान सभा एक निश्चित समय में संविधान को बनाकर तैयार कर देगी। जिसे आप देखेंगे कि भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हो गया था। तो एक निश्चित समय सीमा होती है और जिस दिन संविधान बनकर तैयार होता है तो पारित या अधिनियमित करने की भी एक विशेष तिथि होती है। जबकि अलिखित संविधान में ऐसी कोई संविधान सभा नहीं बनाई जाती है, बल्कि यह तो परंपराओं के अनुसार धीरे धीरे क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। और इसके अलावा देखते हैं कि इसकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती है, मीन्स डेवलप होते हैं यह। इसके अलावा और देखते हैं अधिनियमित एक विशेष तिथि पर लागू होते हैं ये। और इसके अलावा अभ्युदित, मीन्स इसको अभ्युदित संविधान भी कहा जाता है अलिखित संविधान को। और यह लगातार धीरे धीरे विकसित होते हैं। और इसके उदाहरण देखते हैं तो भारत है और अमेरिका है। भारत, अमेरिका इसके एग्जाम्पल हैं। लेकिन अलिखित देश जो हैं वह 5 हैं इस विश्व में। कौन कौन से हैं? इंग्लैंड है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, सऊदी अरब है और इजराइल है। कौन कौन से हैं? इंग्लैंड है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, सऊदी अरब है और इजराइल है। 5 ही देश ऐसे हैं जिनके पास अलिखित संविधान है। तो हमने क्या देखा है कि लिखित संविधान में सारे प्रावधान एक ही किताब में लिखे हुए होंगे। अलिखित संविधान में एक ही किताब नहीं होगी, मीन्स अलग अलग जगह पर वह कानून लिखे होंगे। इसके अलावा हमने क्या देखा है, इसके लिए संविधान सभा बनाई जाएगी। लिखित संविधान के लिए पारित करने की एक विशेष तिथि होती है। और लिखित संविधान में क्या होता है कि जब संविधान सभा चुनी जाती है तो संविधान सभा के पास विकल्प होते हैं कि व्यक्ति को कैसे चुने। हम एकात्मक भी चुन सकते हैं, संघात्मक भी चुन सकते हैं या अर्धसंघात्मक भी चुन सकते हैं। लेकिन जहां अलिखित देश के संविधान की बात हो तो वहां सिर्फ एकात्मक व्यक्ति ही होती है। इसके अलावा शासन प्रणालियां चुन सकते हैं, जैसे संसदीय चुनना है, अध्यक्षीय चुनना है, अर्ध अध्यक्षात्मक चुनना है, समाजवादी चुनना है, साम्यवादी चुनना है। ये सारी जो शासन प्रणालियां हैं लिखित देश में जब होगा, मतलब लिखित संविधान होगा, तो उस देश की संविधान सभा कोई भी शासन प्रणाली चुन सकती है। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण अंतर होता है उसको देखते हैं कि न्यायपालिका बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है लिखित संविधान में। जो लिखित संविधान है उन देशों में न्यायपालिका क्या होगी, बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगी। और न्यायपालिका से कम शक्तिशाली कौन होगा? विधायिका और कार्यपालिका। जबकि अलिखित देश के संविधान में आपको विधायिका बहुत ज्यादा शक्तिशाली देखने को मिलेगी, न्यायपालिका विधायिका की तुलना में कम शक्तिशाली देखने को मिलेगी। यह इसलिए होता है यहाँ पे क्योंकि लिखित संविधान है। इसके अलावा संविधान की रक्षा करने का दायित्व किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। कि यदि विधायिका ऐसा कोई भी नियम बनाती है जो संविधान को उल्लंघन करती है तो वह नियम क्या हो जाएगा? खारिज हो जाएगा। कौन खारिज करेगा? तो न्यायपालिका उस नियम को खारिज कर देती है। और समय समय पर यदि संविधान की व्याख्या भी करनी होती है तो न्यायपालिका ही उसकी व्याख्या करती है। मेरे ख्याल से आपको लिखित और अलिखित संविधान समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं शक्तियों का बंटवारा, एकात्मक, संघात्मक और अर्धसंघात्मक। मीन्स राज्य की प्रकृति कैसी होती है। तो 3 प्रकार की प्रकृति होती है,
संघात्मक, एकात्मक और अर्धसंघात्मक। इसको हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। एकात्मक का क्या तात्पर्य है कि जब शासन की सारी शक्तियां पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के पास हो तो वह होती है एकात्मक सरकार। और संघात्मक में क्या है कि शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है केंद्र के बीच में और राज्य के बीच में। और अर्धसंघात्मक का क्या तात्पर्य है कि संघात्मक और एकात्मक का यह मिलाजुला रूप हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे आप आपातकाल देखते हैं तो वैसे तो भारत संघात्मक है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, जैसे आपातकाल लागू होने पर क्या होता है कि उस राज्य के लिए या संपूर्ण भारत के लिए जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर कानून कौन बनाता है, तो केंद्र सरकार कानून बनाती है। इसको हम अच्छे से देख ही लेते हैं। क्या देखते हैं? प्रकृति 3 प्रकार की है, एकात्मक है, अर्धसंघात्मक है और संघात्मक है। 3 प्रकार की प्रकृति हैं। एकात्मक में हमने क्या देखा है कि संपूर्ण शक्तियां किसके पास होती हैं? केंद्र सरकार के पास होती हैं। जैसे आप देखोगे संपूर्ण भारत के लिए क्या है? एकल संविधान है, मतलब संपूर्ण भारत के लिए एक ही संविधान है। यह केंद्र सरकार की ज्यादा पावर को दिखाती है। एकल नागरिकता, एकल न्यायपालिका, मीन्स कह सकते हैं कि एकीकृत न्यायपालिका है। इसके अलावा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति और देखते हैं अखिल भारतीय सेवाएं। बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो केंद्र को ज्यादा ताकतवर बनाते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं, यह वो तत्व हैं जो एकात्मकता को दिखाते हैं। अर्धसंघात्मक की जगह पहले देखते हैं हम लोग संघात्मक की। संघात्मक होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त तो क्या है? केंद्र एवं राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। केंद्र और राज्य के बीच में क्या होना चाहिए? शक्ति का बंटवारा होना चाहिए। इसके अलावा लिखित संविधान होता है जहां पर केंद्र एवं राज्यों की जो शक्तियां हैं उसको लिखित रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं संविधान की कठोरता होती है, मीन्स संविधान को आसानी से नहीं बदला जाता है। यदि केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों में वृद्धि या कमी करनी है तो वह राज्यों की सहमति से ही होगा, अभी इसको हम बाद में देखने वाले हैं। इसके अलावा हम देखते हैं एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। स्वतंत्र न्यायपालिका, यदि केंद्र एवं राज्यों पर कोई भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो न्यायपालिका उसका निपटान करती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में भी कौन से तत्व हैं जो संघात्मक लक्षण को दर्शाते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे 7वीं अनुसूची, इसमें स्पष्ट रूप से केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची दी हुई है और विषय इनकी लिखी हुई है कि केंद्र किन किन विषयों पर कानून बनाएगा, राज्य किन विषयों पर कानून बनाएगा और दोनों मिलकर किन सूचियों पर कानून बनाएंगे। इसके बाद देखते हैं जैसे हम केंद्र सूची में जो मूल संविधान था उसमें 97 विषय शामिल थे और राज्य सूची में 66 विषय शामिल थे, संवर्ती सूची में 47 विषय शामिल थे। परंतु वर्तमान हम स्थिति देखते हैं तो वर्तमान में हमें 98 विषय दिखाई देते हैं, राज्य में हमें 59 विषय देखने को मिलते हैं, संवर्ती सूची में हमें 52 विषय देखने को मिलते हैं। आप कहोगे कि हमने तो यहाँ पे 100 पढ़ा है, तो आप बिल्कुल सही हैं। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा 61 और यहाँ पे तो 52 ही पढ़ा होगा। तो इसको हम देखते हैं कि 101वां संविधान संशोधन 2016 के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया। तो जीएसटी लागू होने के बाद केंद्र सूची से 2 विषयों को समाप्त कर दिया गया था और राज्य सूची से भी 2 विषयों को समाप्त कर दिया गया था। जब 2 विषय कम हो जाएंगे तो 100 से कितने बचेंगे? 98। यहाँ पे 2 विषय कम होंगे तो कितने बचेंगे? 61 से 59 बचेंगे। आप अपने पेपर के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि उसमें ऑप्शन किस प्रकार से दिए गए हैं, 100 दिया गया है या 98 दिया गया है। तो 7वीं अनुसूची हमने देख ली है। इसके बाद हम देखते हैं केंद्र राज्य संबंध जो भारत में दिए गए हैं, केंद्र राज्य संबंध।
जो संघात्मक ढांचा होने के लिए बहुत आवश्यक है। केंद्र राज्य संबंध दिए गए हैं भाग 11 में, और 3 प्रकार के संबंधों की बात की गई है। सबसे पहला है विधायी संबंध, विधायी संबंध। दूसरा है प्रशासनिक संबंध, और तीसरा है वित्तीय संबंध। यह भी लाइन से लगाने के लिए आ जाता है कि पहले विधायी है, फिर प्रशासनिक है, इसके बाद क्या है, वित्तीय संबंध है। इसके लिए कुछ आयोग बनाए गए हैं समय समय पर, जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं अपने लिए, तो आयोग को भी यहीं पे देख लेते हैं। सबसे पहला जो आयोग बनाया गया था वह है राजमन्नार आयोग, राजमन्नार आयोग। दूसरा है आनंदपुर साहब, आनंदपुर साहब। तीसरा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग। इसके बाद एक और है पुंछी आयोग, और यह बनने के क्रम में है। मीन सबसे पहला कौन सा बना था, राजमन्नार, फिर बना था आनंदपुर साहब, फिर बना सरकारिया, और सबसे बाद में कौन सा बना है, पुंछी आयोग। आप देखेंगे सरकारिया आयोग बना था 1983 में, पुंछी आयोग बना था 2007 में। सरकारिया आयोग से एक क्वेश्चन और बनता है। इन्होंने सलाह दी थी कि राज्य और केंद्र के बीच में समन्वय बनाए रखने के लिए एक संस्था का गठन किया जाए, तो अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया था वर्ष 1990 में। किसकी सिफारिश पर, तो सरकारिया आयोग की सिफारिश पर। अंतरराज्यीय परिषद 1990 में गठित की गई थी सरकारिया आयोग की सिफारिश पर, जो कि केंद्र राज्य को बेहतर संबंध बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो केंद्र राज्य संबंध से हैं। अनुच्छेद 245, इसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकती है, और राज्य सरकार, केंद्र सरकार संपूर्ण भारत के लिए है, और राज्य सरकार जो है अपने संबंधित राज्य में कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पर। इसके बाद देखते हैं 246 में, तो यहां पर हमें 3 सूचियां देखने को मिलती हैं, वही संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें बताया गया है कि संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा, तो केंद्र सरकार बनाएगी। केंद्र मतलब क्या है, संसद बनाएगी, संसद कानून बनाएगी। आप देखते हैं संसद के पार्ट कौन कौन से हैं, तो राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा है, यह इस पर कानून बनाती है। संसद हमने देखा था 79 आर्टिकल में है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है, लोकसभा अनुच्छेद 81 में है, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है। राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है, तो राज्य विधानमंडल बनाता है, राज्य विधानमंडल। परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हैं जहां पर राज्य सूची के विषय पर कौन कानून बना सकता है, तो केंद्र सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची पर कौन कानून बनाता है, तो राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। परंतु यदि एक ही विषय पर राज्य ने और केंद्र ने कानून बनाया है तो केंद्र का कानून ज्यादा प्रबल होगा। मींस चलो हम देखते हैं कि शिक्षा पर एक ही कानून बनाया है, दोनों ने, शिक्षा को लेके केंद्र ने भी बनाया है और राज्य ने भी बनाया है। तो राज्य का कानून वहां नहीं चलेगा, किसका कानून माना जाएगा, केंद्र का कानून माना जाएगा। राज्य सूची में वर्तमान में 59 विषय शामिल हैं, कि संघ सूची में जो है 98 विषय शामिल हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। इसके बाद देखते हैं हम 248 कि वह कौन सी शक्तियां हैं जहां पर केंद्र ज्यादा ताकतवर हो जाता है। तो अपशिष्ट शक्तियां जो कि हमने कनाडा देश के संविधान से ली हैं, मींस कि वह सारे विषय जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं लिखे गए हैं, यदि भविष्य में ऐसे कुछ विषय आते हैं तो उन पर कानून कौन बनाएगा, तो केंद्र सरकार बनाएगी। ऐसे कानून को क्या कहेंगे हम लोग, अपशिष्ट शक्तियां। ऐसे विषय को क्या कहेंगे, अपशिष्ट शक्तियां कहेंगे। यह शक्ति किसके पास होती है, केंद्र सरकार के पास होती है। अच्छा, वह सारी चीजें जहां पर अब केंद्र कानून बना सकता है राज्य सूची के विषय पर, उनको हम देखते हैं। केंद्र ताकतवर है, मींस यह अर्ध संघात्मक ढांचे को दर्शाता है, अर्ध संघात्मक ढांचे को दर्शाता है। केंद्र ज्यादा ताकतवर होता है राज्य से।
यह हमें देखने को मिलता है। एक तो संवर्ती सूची में देखने को मिलता है कि यदि एक ही विषय पर केंद्र और राज्य ने कानून बनाया है तो केंद्र का कानून ज्यादा प्रबल होगा। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 249, देखते हैं 250 और इसके बाद देखेंगे 252। 3 अनुच्छेद देखेंगे हम लोग। तो अनुच्छेद 249 में बताया गया है कि यदि राज्यसभा राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, राज्यसभा क्या करे, किसी भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, तो उस विषय पर कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार कानून बना सकती है और वह कानून 1 वर्ष के लिए प्रभावी रहेगा। लेकिन यह राज्यसभा को 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। 2/3 बहुमत से, उपस्थित और मतदान करने वालों से, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों में 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। राज्य सूची के विषय पर कौन कानून बना सकता है? तो केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अनुच्छेद 250 में बताता है कि देश में यदि आपातकाल लागू हो गया है, आपातकाल लागू हो गया है, तब ऐसी स्थिति में केंद्र राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है और ऐसा कानून जो है आपातकाल समाप्ति के 6 महीने बाद तक लागू रहेगा। 6 माह तक क्या रहेगा? लागू रहेगा, आपातकाल की समाप्ति के बाद, आपातकाल की समाप्ति के बाद। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। इसके अलावा हम देखते हैं अनुच्छेद 252 कि 2 या 2 से अधिक राज्य केंद्र सरकार से यह विनती करें कि किसी विषय पर केंद्र कानून बनाए, मीन्स राज्य सूची के विषय पर कौन कानून बनाए? केंद्र कानून बनाए। तब केंद्र सरकार ऐसा कोई कानून बना देती है तो वह कानून उन राज्यों को मानने के लिए बाध्यकारी होता है। इसके अलावा अनुच्छेद 253 भी देख लेते हैं कि यदि केंद्र सरकार विदेश में कोई समझौता करके आती है तो वह समझौता राज्यों के लिए मानना बाध्यकारी होता है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे से इस चीज को। अब हम देखते हैं हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहला देखा है प्रकृति, एकात्मक होती है, संघात्मक होती है और अर्धसंघात्मक होती है। एकात्मकता की क्या विशेषता है? एकल संविधान होता है, एकल नागरिकता होती है, एकल न्यायपालिका होती है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति जो है एकात्मक लक्षण को दर्शाता है, अखिल भारतीय सेवाएं जो है एकात्मक लक्षण को दर्शाती हैं। संघात्मकता में क्या है? केंद्र एवं राज्यों के बीच में कानून का बंटवारा होता है, लिखित संविधान होना चाहिए, संविधान की कठोरता होनी चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। इसके अलावा हमने देखी है 7वीं अनुसूची जो कि केंद्र एवं राज्यों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें विषय लिखे गए हैं कि कौन किस विषय पर कानून बनाएगा। केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची है। जो मूल संविधान था उसमें 57 विषय थे, यहाँ पर 66 विषय थे, यहाँ पर 47 विषय थे। आज हम वर्तमान में देखते हैं तो केंद्र सूची में 98 विषय, राज्य सूची में 59 विषय एवं संवर्ती सूची में हमें 52 विषय देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा कि भाग 11 में क्या है? केंद्र राज्य संबंध है। 3 प्रकार के संबंधों की बात की गई है, विधायी संबंध है, प्रशासनिक संबंध है और वित्तीय संबंध है। जो इसके लिए महत्वपूर्ण आयोग गठित किए गए हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और क्रम से लगाए गए हैं। ये आयोग राजमन्नार आयोग है, आनंदपुर साहब आयोग है, सरकारिया आयोग है और पुंछी आयोग है। सरकारिया आयोग की सिफारिश के बाद ही अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया था वर्ष 1990 में। इसके अलावा हम लोगों ने और देख लिया है कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ये चीजें तो हम देख ही चुके थे और ये महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है जो हम देखते हैं अर्धसंघात्मक। केसी व्हीलन ने भारतीय संविधान को कैसा कहा है? अर्धसंघात्मक कहा है। केसी व्हीलन ने क्या कहा है? अर्धसंघात्मक। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने और जो प्रारूप समिति थी उसने भारतीय संविधान को कैसा बताया है? संघात्मक बताया है कि भारत का संविधान कैसा है? संघात्मक है। परंतु एक विद्वान पैदा हुए हैं केसी व्हीलर, उन्होंने क्या बताया है कि भारतीय संविधान की प्रकृति अर्धसंघात्मक है। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट देखते हैं शासन प्रणालियां। तो शासन प्रणालियों को हम लोग देखते हैं, संसदीय शासन प्रणाली, अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है, एक अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है। तो इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। शासन प्रणाली, शासन प्रणाली इसको हम 3 भागों में बांटेंगे, एक अन्य है। इसके अलावा देखते हैं राजतंत्र, इसमें देखेंगे लोकतंत्र और कुछ अन्य हैं। राजतंत्र में हम 2 प्रकार से इसका बंटवारा करेंगे। एक तो होता है वंशानुगत होता है, एक संसदीय राजतंत्र होता है। यहां पे देखेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र।
यहां पे हम लोग देखेंगे समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्था। साम्यवादी व्यवस्था तो वंशानुगत राजतंत्र है, वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे प्राचीन समय में राजा होते थे कि राजा का पुत्र क्या बनता था, राजा बनता है, वैसे ही हमें वर्तमान में भी व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। कहां पे, तो सऊदी अरब में, सऊदी अरब और ब्रुनेई जैसे देशों में। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, हमें वंशानुगत राजतंत्र देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे राजा ही शासक होता है और उसका लड़का ही शासक बनता है। मीन्स ऐसी व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। संसदीय राजतंत्र में क्या होता है कि यहाँ पे नाम मात्र का प्रधान जो होता है, नाम मात्र का प्रधान कौन होता है, राजा होता है, परंतु वास्तविक जो प्रधान होता है, वास्तविक जो प्रधान होता है वह प्रधानमंत्री होता है, जो कि जनता के द्वारा चुना जाता है। मीन्स इसका निर्वाचन होता है। नाम मात्र का प्रधान कौन है, राजा है, परंतु वास्तविक प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, यह वास्तविक रूप से प्रधान होती है। जिसे आप देख सकते हैं इंग्लैंड में, इंग्लैंड का राजा जो होता है वह नाम मात्र का प्रधान है। जब प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, यह उस देश में संभव है जहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा कम है। जनसंख्या कम है तो कोई विधेयक हुआ या कोई नियम बनाना हुआ तो संपूर्ण देश की जनसंख्या एक जगह पर इकट्ठा होती है और नियम कानून बनाती है, अपने लिए क्या करती है, नियम कानून बनाती है। तो यह कहां पे है, स्विट्जरलैंड में हमें देखने को मिलता है, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है कि जहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या है और संपूर्ण देश की जनसंख्या नियम बनाने के लिए शामिल नहीं हो सकती है, तो इसके लिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हमें देखने को मिलता है। और इसमें क्या व्यवस्था होती है कि संपूर्ण देश को विभिन्न हिस्सों में बांट दिया जाता है, विभिन्न क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और हर क्षेत्र से एक एक प्रतिनिधि चुनकर जाता है, जो कि उस क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं हैं वह देश में या संसद के सम्मुख रखता है और इन सबको लेकर विधियां बनाई जाती हैं। ऐसे हमें देश देखने को मिलते हैं या ऐसी शासन प्रणालियां हमें देखने को मिलती हैं, वह कौन कौन सी हैं। इसमें देखने को मिलता है हमें संसदीय शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि लोकसभा में विभिन्न जगह के लोग चुन के जाते हैं, मीन्स विधायिका का निर्माण होता है और विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। मीन्स आप देखते हैं यहां पे लोकसभा है, मीन्स विधायिका, और राज्यसभा है, लोकसभा है और राज्यसभा है। इसको हम क्या कहेंगे, विधायिका, यह विधायिका है। विधायिका के सदस्य मिलकर ही, मीन्स कुछ लोकसभा के या कुछ राज्यसभा के या सिर्फ लोकसभा के या सिर्फ राज्यसभा के जो कुछ सदस्य मिलकर एक संस्था का गठन करते हैं, जिसे हम मंत्रिपरिषद कहते हैं, मंत्री परिषद कहते हैं। और इसी संस्था को हम कहते हैं कार्यपालिका, जो कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देती है। राष्ट्रपति क्या है, कार्यपालिका का प्रमुख है और राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता के लिए क्या होती है, कार्यपालिका होती है, जो कि भारत में मंत्रिपरिषद कही जाती है। तो यहां पे देखें विधायिका और कार्यपालिका एक साथ ही होती है, विधायिका और कार्यपालिका साथ मिलकर कार्य करती है, परंतु न्यायपालिका अलग होती है। सरकार के जो तीन अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो विधायिका और कार्यपालिका तो एक साथ रहती है परंतु न्यायपालिका अलग रहती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, संसदीय शासन प्रणाली। परंतु अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में हमें क्या देखने को मिलता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों पृथक होती हैं। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों क्या होती हैं, पृथक होती हैं। जबकि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक साथ कार्य करती है और न्यायपालिका अलग होती है। आप अनुच्छेद 50 में भी देखते हैं कि जो कार्यपालिका है उसका न्यायपालिका से पृथक्करण, यही बेसिक अंतर होता है। और जो संसदीय शासन प्रणाली है इसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, परंतु जो जनता के द्वारा मंत्रिपरिषद चुनी जाती है और इसका नेता प्रधानमंत्री वास्तविक रूप से देश का प्रधान होता है। परंतु अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या देखने को मिलता है कि जो राष्ट्रपति होता है वह वास्तविक रूप से प्रधान होता है, नाम मात्र का प्रधान नहीं, वास्तविक प्रधान होता है। मीन्स कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वही वास्तविक रूप से प्रमुख होता है और इसका जो निर्वाचन है वह जनता के द्वारा ही किया जाता है।
इसके अलावा हम देखते हैं समाजवादी और साम्यवादी शासन प्रणाली। तो जो समाजवादी शासन प्रणाली है हमें रूस में देखने को मिलती थी, जो कि यूएसएसआर मीन्स 1991 के पहले वाले रूस में। साम्यवादी प्रणाली अभी हमें वर्तमान चीन में देखने को मिलती है। चीन इसका अच्छा एग्जाम्पल भी है। साम्यवादी लोग कहते हैं कि वास्तविक लोकतंत्र हमारे पास ही है, क्योंकि सत्ता के केंद्र में जो आम आदमी है वह साम्यवादी व्यवस्था में ही संभव है। क्योंकि जो आप देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, यह आपको लोकतंत्र दिखाई तो देंगे परंतु वास्तविक लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि सत्ता के केंद्र में सिर्फ धनी लोग ही जा सकते हैं। क्योंकि चुनाव प्रणाली बहुत ही ज्यादा खर्चीली है, आम लोग तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं, तो इसमें आम लोग नहीं पहुंच पाते हैं, सिर्फ कुछ वर्ग के लोग ही पहुंच पाते हैं जो बहुत ज्यादा धनी होते हैं। परंतु साम्यवादी प्रणाली में ऐसा नहीं है, इनका मानना है। और इनका मानना है कि जो सत्ता का केंद्र है वहां पर क्या होते हैं, आम लोग की आसानी से पहुंच हो पाती है। हम लोगों ने शासन प्रणालियां देख ली हैं और देखते हैं समाजवादी शासन प्रणाली कहां पे है। हमको रूस में देखने को मिलती है, परंतु वर्तमान में अब रूस में समाजवादी प्रणाली देखने को उतनी अच्छी तरीके से नहीं मिलती है। यह 1991 के पहले वाला रूस था, यूएसएसआर बोलते थे, पूर्व सोवियत संघ रूस, उसमें हमें समाजवादी प्रणाली देखने को मिलती थी। परंतु चीन में हमें साम्यवादी प्रणाली वर्तमान में भी देखने को मिलती है। संसदीय शासन प्रणाली कहां पे है, ब्रिटेन में है, भारत में है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहां पे है, अमेरिका में है। और अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहां पे है, फ्रांस में है। यह संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मिला जुला रूप हमें देखने को मिलता है अर्ध अध्यक्षीय शासन प्रणाली में। अब हम देखते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया। नम्य बनाम अनम्य मीन्स संविधान में संशोधन आसानी से हो सकता है तो उसको बोलेंगे नम्य संविधान। संविधान में बहुत कठोरता से परिवर्तन होगा तो उसको बोलेंगे हम कठोर संविधान या अनम्य संविधान। और मिश्र संविधान है कि इन दोनों का हमें मिला जुला रूप देखने को मिलता है। जैसे आप भारत में देखेंगे इसका एग्जाम्पल, कठोर संविधान का एग्जाम्पल क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। और नम्य संविधान का जो आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा वह है श्रीलंका। इसके अलावा आपको ब्रिटेन भी इसका अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है। इसका क्या है, ब्रिटेन भी अच्छा एग्जाम्पल है। तो हम देख लेते हैं कि कठोर संविधान और नम्य संविधान क्या होता है। तो कठोर संविधान और नम्य संविधान देखते हैं, मीन्स लचीला संविधान। तो कठोर संविधान कहां पे है, हमें अमेरिका में दिखाई देता है। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे वहां में संविधान संशोधन होता है। तो पार्लियामेंट को हम कहते हैं कांग्रेस, मीन्स वहां की जो संसद है उसको कांग्रेस कहते हैं। और कांग्रेस के दो अंग हैं, एक तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और एक है सीनेट। सीनेट मतलब भारत की राज्यसभा से आप तुलना कर सकते हैं। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यहां से भी उस विधेयक को 2/3 बहुमत से पारित होना होगा। इसके अलावा सीनेट से भी उस विधेयक को 2/3 बहुमत से पारित होना होगा। इसके बाद जाएगा वह राज्यों के पास। तो 50 राज्य हैं, तो 50 राज्यों में से कम 3/4 राज्यों से वह पारित होना चाहिए। मीन्स वह विधेयक कहां से, 3/4 राज्य से। 50 का 3/4 करेंगे तो समथिंग हमें देखने को मिलेगा 38 राज्यों से यह पारित होना चाहिए। मीन्स 1/2 बहुमत से पारित होना चाहिए। साधारण बहुमत कहते हैं इसको, साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए, 38 राज्य से पारित होना चाहिए। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट से 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। तो यह बहुत ही कठोर प्रक्रिया हो जाती है, अनम्य प्रक्रिया हो जाती है किसी भी देश के संविधान में संशोधन करने के लिए। मीन्स आसानी से संविधान संशोधन नहीं हो सकता है। अभी तक मात्र 27 ही संविधान संशोधन हुए हैं और अंतिम जो संविधान संशोधन किया गया था वह 1992 में किया गया था। कहां पर, अमेरिका में। अब देखते हैं ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में 2 हैं, जैसे हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। मींस यह राज्यसभा की भांति है और यह लोकसभा की भांति है। तो यहाँ पे कोई भी विधेयक जो है संविधान संशोधन विधेयक है 2/3 बहुमत से पारित होना होगा और यहाँ पे भी 2/3 बहुमत से पारित होना होगा। यदि यह 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो संविधान में संशोधन हो जाता है। तो देखो आप यहाँ पे आसानी से संविधान संशोधन हो गया है। और यहाँ पे संविधान संशोधन करने के लिए बहुत ही ज्यादा कठोर प्रक्रिया अपनाई गई है। कठोरता तब आ जाती है जब राज्यों से भी इसको पारित करवाना होता है, वह भी 3/4 राज्यों से पारित करवाना होता है। और अब हम देखते हैं भारत का एग्जाम्पल कि भारत में किस प्रकार से व्यवस्था है। तो भारत में भी 2 प्रकार से संविधान संशोधन होता है। एक तो नम्य तरीके से होता है, एक होता है अनुच्छेद 368 के तहत। अनुच्छेद 368 में क्या बताया गया है, संविधान में संशोधन कौन कर सकता है, संसद कर सकती है। संशोधन कौन कर सकता है, तो संसद कर सकती है। और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन 2 प्रकार से होता है। इसको हम देखते हैं। अच्छा, कुछ संविधान संशोधन ऐसे हैं जिनके लिए हम साधारण बहुमत के आधार पर ही
संविधान में संशोधन कर लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 3 हो गया है, अनुच्छेद 2 हो गया है, इसके अलावा अनुसूची 1, अनुसूची 5, अनुसूची 6 से संबंधित जो भी विषय हैं इनको हम साधारण बहुमत से संशोधित कर सकते हैं। परंतु 368 के तहत यदि हम संविधान संशोधन करते हैं तो वह 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। उपस्थित और मतदान करने वालों का, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। जैसे मान लो कि लोकसभा में 300 सदस्य हैं तो 2/3 बहुमत मतलब आपका 200 सदस्यों से वह पारित होना चाहिए, मतलब 200 सदस्य उस पर हस्ताक्षर कर दें तभी वह क्या होगा, पारित माना जाएगा। और यह लोकसभा और राज्यसभा से पारित होना चाहिए, राज्यसभा से पारित होना चाहिए 2/3 बहुमत के आधार पर। परंतु यदि देश में कोई संघात्मक ढांचा है, जैसे जो केंद्र एवं राज्यों की शक्ति को कम करे या न्यायपालिका की शक्ति को कम करे, तो ऐसे विधेयक को हमें कठोर संविधान से होकर गुजरना पड़ेगा, मींस अनम्य संविधान से होकर गुजरना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई भी हमें परिवर्तन करना है, तब क्या होगा, तो लोकसभा और राज्यसभा में क्या करना पड़ेगा कि उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से हमें पारित करवाना पड़ेगा। इसके बाद आधे राज्यों से भी यह हमें पारित करवाना पड़ेगा। जैसे वर्तमान में 28 राज्य हैं भारत में, तो आधे राज्यों से हमें यह पारित करवाना पड़ेगा, मींस 14 राज्यों से हमें यह पारित करवाना पड़ेगा, वो भी हमें साधारण बहुमत के आधार पर, मींस 1/2 बहुमत के आधार पर इसको पारित करवाना होगा। और 28 में से 1/2 राज्यों से, मींस 14 राज्यों से तो यह पारित होना ही चाहिए, तब जाकर क्या होगा, संविधान में संशोधन हो सकता है। आपने देखा होगा अभी तक भारतीय संविधान में 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 106वां जो संविधान संशोधन था वह नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से था, जिसमें लोकसभा एवं विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, मींस उनकी रिजर्वेशन, जो सीटों का रिजर्वेशन है उसमें 33% आरक्षण दिया गया है। यह 2023 में लागू हुआ था। इसके बाद हम लोग देखते हैं निष्कर्ष, भारतीय व्यवस्था का एक स्वरूप, मींस भारत में कैसी व्यवस्था है। दस्तावेज के आधार पर देखते हैं तो लिखित संविधान है और अधिनियमित संविधान है। सरकार की संरचना के आधार पर संसदीय व्यवस्था है। राज्य की प्रकृति कैसी है, तो संघात्मक है। राज्य की प्रकृति कैसी है, संघात्मक है। और अर्धसंघात्मक किसने कहा है, तो केसी व्हीलर ने क्या कहा था, अर्धसंघात्मक कहा था। लचीलापन कैसा है, तो नम्य और अनम्य का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है, मींस कुछ ऐसे संशोधन हैं जो हम साधारण बहुमत के आधार पर कर सकते हैं, जैसे अनुसूची 1 में, अनुसूची 5 में, अनुसूची 6 में। इसके अलावा अनुच्छेद 2 और 3 में कोई भी परिवर्तन करना है तो वह हम साधारण बहुमत के हिसाब से कर सकते हैं। परंतु यदि 368 के तहत हमें संविधान संशोधन करना है तब वह 2/3 बहुमत के आधार पर किया जाएगा, मींस लोकसभा और राज्यसभा में जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत से उसको पारित करवाना होगा। परंतु यदि संघीय ढांचा में कोई भी परिवर्तन करना है तो लोकसभा और राज्यसभा से तो पारित करवाना ही होगा 2/3 बहुमत से। इसके अलावा आपको आधे राज्यों की भी सहमति लेनी होगी, मींस क्या होगा, 14 राज्यों से भी इसको पारित करवाना होगा। इसके अलावा शक्ति संतुलन कैसा है, स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका है। यदि राज्यों के मध्य में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है या राज्य और केंद्र के बीच में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है अपने विषयों को लेकर कि कौन किस पर कानून बनाएगा, इसके अलावा मौलिक अधिकारों का हनन होता है, और इसके अलावा हम देखते हैं कि संविधान की व्याख्या करनी होती है, तब स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जो न्यायपालिका है वह संविधान की व्याख्या करती है और सारे विवादों को सुलझाती है। इसके अलावा संविधान में कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो उसकी न्यायिक समीक्षा कौन कर सकता है, आपका सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है और हाई कोर्ट कर सकता है। अच्छा, यहीं तक हमारा लेक्चर था। तो आपको यह लेक्चर कैसा लगा? अच्छा, 1-2 क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, वो है कौन कौन से संविधान हैं जहां पर हमें आलिखित संविधान देखने को मिलते हैं, किन किन देशों के संविधान हमें आलिखित देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का था, सबसे नम्य संविधान किस देश का है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देना। थैंक यू।